आज की जेनरेशन के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। हम रोज स्क्रॉल करते हैं, कंपेयर करते हैं, ओवरथिंक करते हैं और रात को खुद से पूछते हैं, मैं इतना कंफ्यूज्ड क्यों हूं? मैं खुश क्यों नहीं हूं? सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों लगता है? यही है जेन जेड का केओस। करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप्स की कंफ्यूजन, सोशल मीडिया की रेस, फ्यूचर का डर और सबसे पेनफुल बात, हर कोई बिजी है लेकिन कोई क्लियर नहीं है। रनिया सेन अपनी किताब द गीता फॉर जेन जेड क्लैरिटी इन केओस में एक सीधी बात कहती है, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम ओवरवेल्म्ड हो। और इसका सल्यूशन कोई नया प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। सल्यूशन है गीता, लेकिन ये वही गीता नहीं जो हमें एग्जाम आंसर्स या बोरिंग लेक्चर्स में मिली थी। ये गीता है एंजाइटी से जूझते स्टूडेंट्स के लिए, कंफ्यूज्ड प्रोफेशनल्स के लिए, लॉस्ट रिलेशनशिप्स के लिए और उन लोगों के लिए जो खुद को खोते जा रहे हैं। गीता कोई धर्म नहीं है, गीता डिसीजन मेकिंग गाइड है। और यही रीजन है कि अर्जुन आज भी रेलेवेंट है। अर्जुन टुडेज जेन जेड। अर्जुन कोई कमजोर वॉरियर नहीं था, वो ओवरवेल्म्ड था, डारा हुआ था, इमोशनली टूट चुका था। बैटलफील्ड उसका वॉर नहीं था, बैटलफील्ड उसका माइंड था। और आज जेन जेड भी वही खड़ी है, लाइफ के बैटलफील्ड में। क्लैरिटी के बिना अर्जुन कृष्ण से पूछता है, मैं क्या करूं? मैं सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा। और यही सवाल आज हर जेन जेड के मन में है। रनिया सेन कहती है, गीता आंसर्स नहीं देती, वो क्लैरिटी देती है। और क्लैरिटी मिलते ही आंसर्स खुद मिल जाते हैं। केओस बाहर नहीं है, केओस उस माइंड में है जो खुद को समझ नहीं पा रहा। एक, अटैचमेंट एंजाइटी। हम एंजाइटी इसलिए महसूस नहीं करते कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है। हम एंजाइटी इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम रिजल्ट से चिपक जाते हैं। रनिया सेन इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल लेकिन पेनफुल सच से करती है। दर्द सिचुएशन से नहीं आता, दर्द अटैचमेंट से आता है। अटैचमेंट असल में क्या है? अटैचमेंट का मतलब है किसी चीज को इतना जरूरी बना लेना कि उसके बिना आप खुद को अधूरा महसूस करने लगे। मार्क्स, जॉब, रिलेशनशिप, वैलिडेशन, फ्यूचर प्लान। जब हम कहते हैं ये हो गया तो मैं खुश रहूंगा, ये नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, वहीं से एंजाइटी शुरू होती है। अर्जुन बैटलफील्ड में खड़ा था, उसका डर वॉर से नहीं था, उसका डर था हार का, अपनों को खोने का, इमेज टूटने का। अर्जुन लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो आउटकम से अटैच था। कृष्ण उसे एक सिंपल लाइन कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही लाइन जेन जेड के लिए लाइफ चेंजिंग है। जेन जेड और अटैचमेंट। आज हम अटैच्ड हैं सक्सेस की टाइमलाइन से, दूसरों की लाइफ से, सोशल मीडिया वैलिडेशन से, परफेक्ट लाइफ के इल्यूजन से। इंस्टाग्राम पर किसी और की सक्सेस देखकर आपको एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि आपने अपनी हैप्पीनेस को कंपैरिजन से अटैच कर लिया है। अटैचमेंट क्यों एंजाइटी बन जाता है? क्योंकि अटैचमेंट आपको फ्यूचर में ले जाता है और फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो, अगर फेल हो गया तो, अगर रिजेक्ट हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे, तो माइंड डर में चला जाता है। गीता साफ कहती है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसका बोझ उठाना तुम्हारा काम नहीं है। डिटैचमेंट केयरलेस। यहां लोग गलत समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब इमोशनलेस होना नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है पूरी सिंसेरिटी से काम करना, लेकिन खुद को रिजल्ट से डिफाइन न करना। रनिया सेन लिखती है, डिटैचमेंट मेक्स यू काम, नॉट केयरलेस। अटैचमेंट, अगर ये जॉब नहीं मिली तो मेरी लाइफ खत्म है। डिटैचमेंट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा उससे सीखूंगा। दूसरे माइंडसेट में पीस है, पहले में एंजाइटी। क्लैरिटी कैसे आती है? जब आप खुद से कहते हो, मैं एफर्ट दूंगा, रिजल्ट नहीं पकड़ूंगा। माइंड रिलैक्स करता है, फोकस बढ़ता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और पैराडॉक्स ये है, जब आप रिजल्ट छोड़ते हो, रिजल्ट बेहतर आता है। जब तुम रिजल्ट को छोड़ते हो, तभी तुम प्रेजेंट में आ पाते हो। एंजाइटी हटाने के लिए लाइफ बदलने की जरूरत नहीं, बस अटैचमेंट ढीली करनी है। 2, ओवरथिंकिंग ईगो का खेल। हम मानते हैं कि ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन गीता कुछ और कहती है। रनिया सेन लिखती है, ओवरथिंकिंग बुद्धि की निशानी नहीं है, ये ईगो की बेचैनी है। ईगो
और ओवरथिंकिंग का कनेक्शन। ईगो का मतलब घमंड नहीं होता, ईगो का मतलब होता है मुझे सब कंट्रोल में चाहिए। जब लाइफ हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती तो ईगो पैनिक मोड में चला जाता है और वहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। ओवरथिंकिंग असल में क्या है? ओवरथिंकिंग मतलब एक ही थॉट को बार बार घुमाना। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो गलत समझ बैठा तो, अगर फ्यूचर खराब हो गया तो। ये सोच आपको सल्यूशन नहीं देती, ये आपको थका देती है। अर्जुन सोच रहा था, अगर मैंने युद्ध किया और अपनों को खो दिया तो, अगर मैंने गलत कर दिया तो। वो सोच में इतना उलझ गया कि एक्शन ही भूल गया। कृष्ण उसे कहते हैं, तुम्हारा काम सोचने का नहीं, कर्म करने का है। यही लाइन जेन जेड के लिए डायरेक्ट हिट है। जेन जेड और ओवरथिंकिंग। आज जेन जेड ओवरथिंक करती है करियर चॉइसेस पर, रिलेशनशिप्स पर, फ्यूचर सिक्योरिटी पर, लोग क्या कहेंगे पर। प्रॉब्लम ये नहीं कि ऑप्शन ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि हम हर ऑप्शन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और परफेक्शन ईगो की भूख है। ईगो क्यों ओवरथिंकिंग करता है? क्योंकि ईगो चाहता है गलत न हो, जज न हो, फेल न हो, कमजोर न दिखे। इसलिए वो हर पॉसिबल आउटकम पहले ही सोच लेना चाहता है। गीता कहती है, जो होगा वो होगा, तुम्हारा काम है अपना कर्म करना। कंट्रोल छोड़ते ही माइंड शांत। ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब आप कंट्रोल छोड़ते हो, जब आप खुद से कहते हो सब मेरे हाथ में नहीं है। माइंड रिलैक्स करता है। रनिया सेन लिखती है, पीस तब आता है जब ईगो पीछे हटता है। ओवरथिंकिंग माइंड, अगर ये गलत हो गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। डिटैच्ड माइंड, मैं सिंसियर रहूंगा, बाकी सीख लूंगा। दूसरे माइंडसेट में क्लैरिटी है। जब भी माइंड भागे एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो छोड़ दो। यही गीता की मेडिटेशन है। ओवरथिंकिंग तब तक चलती है जब तक ईगो खुद को सबका मालिक समझता है। ओवरथिंकिंग कम करने के लिए माइंड को चेंज करने की जरूरत नहीं, बस ईगो को थोड़ा पीछे बैठाना है। धर्मा पैशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हमें हर जगह एक ही एडवाइस मिलती है, फॉलो योर पैशन। लेकिन गीता इससे अलग बात कहती है। रनिया सेन लिखती है, पैशन मूड पर डिपेंड करता है, धर्मा कमिटमेंट पर। धर्मा असल में क्या है? धर्मा कोई रिलीजन नहीं है। धर्मा का मतलब है इस मोमेंट में वो काम जो सिर्फ तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। ना वो काम जो ग्लैमरस लगे, ना वो जो आसान हो, वो काम जो सिचुएशन तुमसे मांग रही है। अर्जुन का कंफ्यूजन। अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था क्योंकि उसका पैशन नहीं था लड़ना, लेकिन कृष्ण उसे कहते हैं, तुम वॉरियर हो, ये युद्ध तुम्हारा धर्मा है। मतलब तुम्हारा काम खुशी से नहीं, जिम्मेदारी से तय होता है। जेन जेड और पैशन ट्रैप। आज जेन जेड सोचती है, मुझे अभी अपना पैशन नहीं मिला, मैं कंफ्यूज्ड हूं। लेकिन सच ये है, क्लैरिटी बैठे बैठे नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। धर्मा पैशन से पहले आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों क्लैरिटी देती है? जब आप जिम्मेदारी लेते हो, माइंड फोकस्ड होता है, ईगो शांत होता है, ओवरथिंकिंग कम होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रेजेंट में ले आती है। रनिया सेन कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स स्ट्रक्चर टू केओस। एक स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है ये मेरा पैशन नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी सीखना। जब वो ऑनेस्टली पढ़ने लगता है, कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से क्लैरिटी जन्म लेती है। पैशन बाद में आता है। गीता कहती है, पहले अपना काम करो, रुचि अपने आप पैदा होगी। पैशन क्लैरिटी का कॉज नहीं है, पैशन क्लैरिटी का रिजल्ट है। अपने आप से रोज पूछो, आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बस वही करो, फ्यूचर मत सॉल्व करो, आज को सही करो। पैशन खोजने से पहले अपना धर्मा निभाओ। अगर लाइफ कंफ्यूजिंग लग रही है तो शायद आप पैशन ढूंढ रहे हो, जबकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। 4. आइडेंटिटी क्राइसिस का समाधान। जेन जेड का सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूं? स्टूडेंट, प्रोफेशनल, फेलियर, सक्सेस? हम खुद को रोल से डिफाइन करने लगे हैं। रनिया सेन लिखती है, तुम जो करते हो तुम वो नहीं हो। आइडेंटिटी क्राइसिस होती क्यों है? आइडेंटिटी क्राइसिस तब होती है जब हम खुद को लेबल से बांध लेते हैं। मार्क्स कमाए, मैं बेकार हूं। जॉब चली गई, मैं यूजलेस हूं। रिलेशनशिप टूटा, मैं लवेबल नहीं हूं। हम सिचुएशन को नहीं, खुद को जज करने लगते हैं।
अर्जुन का आइडेंटिटी कंफ्यूजन। अर्जुन सोच रहा था, मैं योद्धा हूं, तो मैं अपने लोगों को कैसे मार सकता हूं? उसने अपने रोल को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लिया था। कृष्ण उसे एक लाइफ चेंजिंग बात कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम भूमिका नहीं हो, तुम दृष्टा हो। यही आइडेंटिटी क्राइसिस का समाधान है। गीता कहती है, तुम वो नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वो हो जो बदलाव को देख रहा है। थॉट्स आते जाते हैं, इमोशंस उठते गिरते हैं, रोल्स बदलते रहते हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है। रनिया सेन कहती है, जब तुम ऑब्जर्वर बनते हो, कंपैरिजन खत्म हो जाता है। कंपैरिजन क्यों दुख देता है? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी दूसरों से कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर तुम रोल नहीं हो, तो कंपैरिजन किससे? स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉय। ऑब्जर्वर कभी कॉम्पीट नहीं करता। एक लड़की सोचती है, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई, लेकिन वो भूल जाती है वो सिर्फ एक फेज है, आइडेंटिटी नहीं। जब उसने खुद को लर्नर की जगह ऑब्जर्वर माना, तो प्रेशर कम हुआ और क्लैरिटी आई। जब भी माइंड बोले, मैं इनफ नहीं हूं, खुद से कहो, ये थॉट है, मैं नहीं, बस इतना। यही गीता की मेडिटेशन है। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम वो हो जो उसे देख रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए नहीं होती कि तुम कंफ्यूज्ड हो, आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए होती है क्योंकि तुम खुद को गलत चीजों से जोड़ बैठे हो। 5. डिटैचमेंट फ्रीडम। हम सोचते हैं, अगर मैं डिटैच हो गया तो मैं कोल्ड हो जाऊंगा, केयर करना छोड़ दूंगा। लेकिन गीता इससे बिल्कुल उल्टा कहती है। रनिया सेन लिखती है, डिटैचमेंट प्यार खत्म नहीं करता, डिटैचमेंट डर खत्म करता है। डिटैचमेंट असल में क्या है? डिटैचमेंट का मतलब है चीजों को पकड़ना, लेकिन उनसे खुद को बांधना नहीं। आप काम करें, प्यार करें, मेहनत करें, लेकिन खुद को उनसे डिफाइन न करें। अर्जुन और डिटैचमेंट। अर्जुन युद्ध से भाग नहीं रहा था, वो डर रहा था, हार से, दर्द से, गिल्ट से। कृष्ण उसे सिखाते हैं, बिना अटैचमेंट के कर्म करो, मतलब लड़ो, लेकिन फियर के साथ नहीं। अटैचमेंट क्यों भारी लगता है? अटैचमेंट हमें कहता है, ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो मेरी कीमत खत्म हो जाएगी। और यहीं से एंजाइटी, जेलसी, इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। डिटैचमेंट कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन खुद को नहीं खोऊंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का रिलेशनशिप में है, वो हर वक्त डरता है, अगर वो छोड़ गई तो वो क्लिंगी बन जाता है। लेकिन जब वो डिटैच करता है, प्यार वही रहता है, डर चला जाता है, और आयरॉनिकली रिलेशनशिप हेल्दी हो जाती है। डिटैचमेंट इमोशनल मैच्योरिटी। डिटैचमेंट भागना नहीं है, डिटैचमेंट है स्ट्रांग रहना, बिना कंट्रोल किए। रनिया सेन कहती है, डिटैचमेंट आपको फ्री करता है, न कि दूर। डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करें? 1 एफर्ट दो, आउटकम छोड़ो। 2 लव करो, ओनरशिप नहीं। 3 प्लान बनाओ, ऑब्सेशन नहीं। 4 केयर करो, कंट्रोल नहीं। बस इतना। जो छोड़ सकता है वही सच में जी सकता है। फ्रीडम बाहर नहीं मिलेगी, फ्रीडम तब आती है जब अटैचमेंट ढीली होती है, और यही है क्लैरिटी इन केओस का असली मतलब। आज आपने जाना कि एंजाइटी अटैचमेंट से आती है, ओवरथिंकिंग ईगो का खेल है, क्लैरिटी पैशन से नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, आइडेंटिटी रोल्स में नहीं ऑब्जर्वर बनने में है, और फ्रीडम डिटैचमेंट में है। और अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या केओस बाहर था या आपके माइंड के अंदर? रनिया सेन इस किताब के अंत में एक बहुत शांत लेकिन पावरफुल बात कहती है, जब तुम खुद को समझ लेते हो तो जिंदगी समझ में आने लगती है। गीता आपको लाइफ बदलने का शॉर्टकट नहीं देती, वो आपको खुद से जुड़ने का रास्ता दिखाती है। आप ब्रोकन नहीं है, आप पीछे नहीं है, आप लेट नहीं है, आप बस थोड़े ज्यादा शोर में अपनी आवाज खो बैठे थे। और आज अगर ये वीडियो सुनकर आपका माइंड थोड़ा सा भी हल्का हुआ हो, तो समझ लीजिए क्लैरिटी शुरू हो चुकी है। अगर आपको ये मॉडर्न स्टाइल गीता समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा केओस किस चीज को लेकर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एंशिएंट विजडम को जेन जेड की लैंग्वेज में समझेंगे। स्टे अवेयर, स्टे काम, स्टे ट्रू।